Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video lecture we are going to study about translation. So in the previous video lectures we have studied about the DNA replication, that DNA copies itself, then it forms the mRNA, that means it undergoes transcription, it transcribes, and then the final process is that it forms the protein, and the method is called as translation. So without translation the central dogma is not complete. So we are going to study translation in this lecture. So translation basically क्या है, हमने कोडॉन्स के बारे में पढ़ा, that there are codons which code for particular amino acid. ओके तो तीन जो एक ट्रिपलेट कोडॉन बनता है, तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन बनता है, एंड दैट कोडॉन इनकोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, एंड देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इन आवर बॉडी विच फॉर्म द अल्टीमेट प्रोटीन इन द बॉडी. सो इसका जो ट्रांसलेशन का काम होता है वो कैरी आउट किया जाता है थ्रू द tRNA. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ tRNA मॉलिक्यूल. ये एक tRNA है. tRNA क्या है? जो हमारे न्यूक्लियस के थ्रू कुछ ऐसे RNA स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो tRNA होते हैं, एंड दोज tRNA strands they fold themselves like this, they form a clover leaf like structure like this, and this is called as the tRNA. In this tRNA this end is called as the amino acid acceptor end. इस end को कहते हैं amino acid acceptor end because यहीं पे ही amino acid जो है वो अटैच होता है इस tRNA से. स्पेसिफिक tRNA स्पेसिफिक amino acid को कैरी करता है, ठीक है. और ये जो एंड है इस tRNA का, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप. ओके इसको कहेंगे एंटीकोडॉन लूप. अब इनका काम क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं? बेसिकली जो mRNA स्ट्रैंड बनता है, जो हमने अभी तक रेप्लिकेशन और फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन में mRNA का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है. तो mRNA मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से मैच्योरेशन के बाद ये mRNA मॉलिक्यूल है विद कैपिंग एंड टेलिंग. कैपिंग एंड टेलिंग के बाद ये mRNA मॉलिक्यूल जो है इसको डीकोड किया जाएगा. इसकी डीकोडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा. तो यहाँ पे लेट्स सपोज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं AUGTCCGTUC like this, and then what it is going to do, ये जो सीक्वेंसेस हैं, जो एक कोडॉन ये बना, देन फिर तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन ये, एक कोडॉन ये, इस तरीके से ये डिफरेंट इसमें कोडॉन्स कैरी करता है. अब इन कोडॉन्स को डीकोड करेगा एंटीकोडॉन लूप, यानी कि ये जो mRNA है ये किससे इंटरैक्ट करेगा, ये इस tRNA के एंटीकोडॉन लूप से इंटरैक्ट करेगा. बट फॉर दैट वहाँ पे भी हमें कोई एक सपोर्टर चाहिए जो ये सारा प्रोसेस कैरी आउट कर सके, एंड फॉर दैट द सपोर्टर इज़ दी राइबोसोम मशीनरी. जो राइबोसोम है, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कहते हैं, वो यहाँ पे काम करती है. तो बेसिकली जो राइबोसोम है, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट समथिंग लाइक दिस, और उसमें एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है. तो 80S राइबोसोम जो बेसिकली यूकैरियोट्स में मिलता है, 60S एंड 40S उसकी सब यूनिट्स होती हैं. यहीं पे इसी राइबोसोम के बीच में ये mRNA मॉलिक्यूल आके यहाँ पहुँचता है, और जो डिकोडिंग होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है. लाइक यहाँ से डिकोडिंग होनी शुरू होती है. एंड एट द बिगिनिंग पे एक इनिशिएशन कोडॉन होता है. कौन सा? एक इनिशिएशन कोडॉन होता है, इनिशिएटर कोडॉन. जो इनिशिएटर अमीनो एसिड है उसको यहाँ पे डिकोड किया जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो होता है AUG विच एनकोड्स फॉर मिथियोनिन, राइट. ये मिथियोनिन को कोड करता है. अब यहाँ पे ही ये स्पेसिफिक tRNA मॉलिक्यूल को लाया जाएगा. जैसे ही ये mRNA राइबोसोम मशीनरी में पहुँचेगा, यहाँ पे चार्जिंग होती है tRNA की. tRNA की चार्जिंग मीन्स कि एक ATP जो है वो यूटिलाइज करके इस tRNA के साथ एक अमीनो एसिड को अटैच किया जाएगा, ठीक है. वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड विच इज़ फॉर दिस इनिशिएटर कोडॉन, वो अमीनो एसिड है मिथियोनिन. तो यहाँ पे मिथियोनिन को अटैच किया, एंड दिस tRNA मॉलिक्यूल इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेड हियर. ओके तो यहाँ पे ये tRNA मॉलिक्यूल लेट्स सपोज इस तरीके से ये
एंटी कोडॉन लूप है जो इसके साथ पेयर करेगा mRNA के साथ, और यहाँ पे ये इसके डिफरेंट आर्म्स हैं, और यहाँ पे है इसका मिथियोनिन। अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा तो नेक्स्ट कोडॉन को दूसरा टीआरएनए आएगा जो दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा, वो नेक्स्ट कोडॉन को डिकोड करेगा। ठीक है, वो नेक्स्ट कोडॉन को डिकोड करेगा यहाँ पे दूसरा चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम अमीनो असाइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अमीनो एसिड का एडिशन हो रहा है बाय यूज़ ऑफ एनर्जी, बाय यूज़ ऑफ एटीपी। तो वो जो चार्ज टीआरएनए है, जब वो यहाँ पे आएगा तो ये टीआरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे टीआरएनए मॉलिक्यूल पे, और ये टीआरएनए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड एट द एंड इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक इस टाइप का एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मिथियोनिन था, देन सिस्टीन आ गया, देन थ्रियोनिन आ गया, टायरोसिन, इस तरीके से ये अमीनो एसिड की पूरी चेन बनेगी। एंड देन ये जो पूरी चेन बनती है, इसमें जो बॉन्डिंग है बीच में, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और इस पेप्टाइड लिंकेज से पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो सिंथेसाइज होगा, एंड दिस पॉलीपेप्टाइड विल इन द रिजल्ट इट विल फॉर्म द प्रोटीन। ये इसी की फोल्डिंग होगी, एंड देन इसके जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स का फिर फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जो हमने इनिशिएटर कोडॉन के बारे में तो बात की। जब ये पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है टिल द लास्ट कोडॉन, वहाँ पे जो लास्ट कोडॉन होता है वो होता है आपका स्टॉप कोडॉन। यहाँ पे कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं हमारे पास। टोटल वी हैव अ टोटल ऑफ 64 कोडॉन्स। हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं ATGC के इसके पेयरिंग के साथ जो बनते हैं, टोटल 64 बनते हैं। तो उन 64 में से आउट ऑफ 64 जो 3 हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी स्टॉप कोडॉन्स। वो 3 कौन कौन से हैं, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 कोडॉन्स हैं जिनको स्टॉप कोडॉन बोला जाता है। देयर इज़ नो अमीनो एसिड डेजिग्नेटेड फॉर दीज कोडॉन्स। तो जहाँ पे भी ये इन तीनों स्टॉप कोडॉन में से कोई स्टॉप कोडॉन मिलता है एंड पे, वहाँ पे ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है, यानी टर्मिनेट कर दिया जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो ये पूरा mRNA मॉलिक्यूल है, इसमें बोथ द एंड्स, इसके जो दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स पे कुछ UTR सीक्वेंसेस मिलते हैं। UTR मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, जो एज अ सिग्नलिंग पेप्टाइड की तरह काम, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। वो उनको ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेना होता, वो उसके लेट्स सपोज एक टैगिंग की तरह काम करते हैं वहाँ पे, उन्हें UTR सीक्वेंसेस कहते हैं। ओके, एंड ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ दिस ट्रांसलेशन, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन तो काम करता ही है, बट उसके साथ साथ कुछ रिलीज फैक्टर्स भी आते हैं, और वही रिलीज फैक्टर्स पूरे जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ है उसको यहाँ से फिर सेपरेट करते हैं, और ये पूरी मशीनरी फिर जो लार्ज सब यूनिट है ये अलग हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट अलग, और सब कुछ वापस पहले जैसा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जब ये प्रोसेस कैरी आउट करना होता है तभी ये एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलॉन्ग विद द mRNA मॉलिक्यूल एंड द tRNA मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एसोसिएट होते हैं। देन कम्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मीन्स कोई जीन कब अप रेगुलेट होगा, कब डाउन रेगुलेट होगा, मतलब कब उस जीन के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या कब नहीं होगा, ये डिसाइड करती है सेल। हम जो भी सिग्नल्स सेल रिसीव करती है, जो भी उसको कमांड्स मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट जो सेल है वो डिसाइड करेगी कि किसी भी प्रोटीन का सिंथेसिस होना है या नहीं होना है। कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं या कुछ ऐसे लाइक वहाँ पे कंसिक्वेंसेस या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस टाइम पे सेल अपने आप उस चीज़ को सेंस करके एंड देन इट डिसाइड्स कि वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होना है या नहीं होना है। तो ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक रेगुलेशन को पढ़ेंगे, जो इसका नाम है लैक ओपेरन। लैक ओपेरन एक रेगुलेशन का एक टाइप है जहाँ पे लैक्टोज की डिग्रेडिंग एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। ओके, तो लैक ओपेरन इज एन एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन जो हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। प्रोकैरियोट्स बेसिकली पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स कैरी करते हैं, जहाँ पे
एक ही प्रमोटर के आगे कई जीन्स कई डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स के लिए जीन्स होते हैं जो उसको कोड करते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से ये लैकोपेरॉन का एक स्ट्रक्चर है, ये है इस तरीके से। तो ये इसका प्रमोटर रीजन है। देन दिस इज द इनहिबिटर, दिस I is for inhibitor. Okay, this is the operator, and these are the structural genes. ये structural genes हैं और ये operator and promoter like this ये यहाँ पे कुछ sequences हैं। ये inhibitor sequence है जो inhibition करता है, इस process को down regulate करता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 genes हैं जो एक्चुअली एंजाइम का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो Z है इट एनकोड्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दिस Y एनकोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज एंड दिस A एनकोड्स फॉर परमीज। ये 3 एंजाइम्स हैं जो यहाँ के रेगुलेशन पे डिपेंड करती हैं और फिर उनका सिंथेसिस होगा या नहीं ये डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो लैक्टोज है, दैट लैक्टोज एक्ट्स एज द इंड्यूसर, यानी कि अगर लैक्टोज होगा तब तो इनका सिंथेसिस होगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो इनका सिंथेसिस नहीं होगा। लाइक जो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इट इज़ एन एंजाइम फॉर लैक्टोज, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। तो अगर लैक्टोज सेल में प्रेजेंट है दैट मीन्स कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस होना ज़रूरी है सो दैट इस लैक्टोज को डिग्रेड किया जा सके। बट अगर लैक्टोज नहीं है तो इनके फॉर्मेशन का कोई वहाँ पे इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो इनहिबिटर है, दिस इनहिबिटर एनकोड्स अ रिप्रेसर, यू कैन से प्रोटीन, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अगर वहाँ पे लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इट विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर सीक्वेंस, ये जा करके ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड करेगा एंड देन दिस प्रोसेस वुड बी हॉल्टेड। बट अगर वहाँ पे लैक्टोज की प्रेजेंस है, अगर वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, देन व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, यहाँ पे जो लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज है ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, इस रिप्रेसर के साथ, एंड इसको ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसमें ये कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ऐसा चेंज ला देगा जिस वजह से दिस विल बिकम अनफिट टू बी बाउंडेड टू दी ऑपरेटर। इस वजह से ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा एंड देन दिस प्रोसेस वुड बी upregulated and these 3 enzymes could be synthesized by the cell. ओके, तो इस तरीके से जीन रेगुलेशन को कैरी किया जाता है। ये जीन रेगुलेशन कई स्टेप्स पे हम उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो उनमें से जीन रेगुलेशन जो है वो 4 तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, 4 लेवल्स पे रेगुलेशन को रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। पहला वो टाइम जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है। ठीक है, जब ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कि किसी सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही उसको रोक दिया जाए कि हाँ इनका ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA का सिंथेसिस नहीं करना है, तो फिर वो पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगा। अदरवाइज दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इन केस mRNA का सिंथेसिस हो गया है देन उस इनमेच्योर mRNA को मैच्योर बनाया ही ना जाए। ठीक है, तो जो वहाँ पे स्प्लाइसिंग या जो स्प्लाइसिंग होती है, कैपिंग, टेलिंग, ये सब काम नहीं किया जाएगा। तो अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो दैट mRNA वुड नॉट बी फिट फॉर ट्रांसलेशन फर्दर। तो या तो वहाँ रोका जा सकता है, या फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जो mRNA है उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफ़र ही ना किया जाए, क्योंकि अगर वो साइटोप्लाज्म तक नहीं जाएगा तो वहाँ पे उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ये ट्रांसलेशन कहाँ होगा, ट्रांसलेशन वुड बी डन इन दी साइटोप्लाज्म। तो उसके लिए mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम वहाँ भी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे वो आ चुका है साइटोप्लाज्म तक, तो वहाँ पे फिर इस तरीके का रेगुलेशन जहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स या कुछ ऐसे रिप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं जो वहाँ जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाते हैं। ऑपरेटर प्रमोटर जो हैं वो जीन्स को कंट्रोल करते हैं, वो सीक्वेंसेस कि वहाँ पे उनका रेगुलेशन कैसा होना है, कैसा उनका सिंथेसिस आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होना है नहीं होना है, वो इन सीक्वेंसेस से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक तरीके का नेगेटिव रेगुलेशन था, जहाँ पे अगर ये इंड्यूसर नहीं है तो यहाँ पे जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और अगर यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे एंजाइम्स का सिंथेसिस कैरी आउट किया जाएगा।
देन आफ्टर दैट कमिंग टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खुद में एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही टीडियस टास्क था उस टाइम पे, जो अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स उस टाइम पे कंप्लीट किया गया था. सो वहाँ पे काफ़ी टाइम, लाइक 10 ईयर्स के अप्रॉक्स टाइम लग गया था. 1990 में स्टार्ट किया गया एंड टिल 2000 वो काम चलता रहा. तब जाके कुछ उसके बारे में पता चला था. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इसके कुछ पर्टिकुलर गोल्स थे कि वहाँ पे क्या करना है. तो जो ह्यूमन जीनोम है वो खुद में एक बहुत ही बड़ा जीनोम है. उसका साइज़ बहुत बड़ा है, दैट इज़ 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, राइट. तो 3 बिलियन बेस पेयर्स का ये साइज़ है. और उस टाइम पे ये बोला गया कि अगर एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग के लिए $3 लग रहे हैं, अगर $3 उसका प्राइस है, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी? अप्रॉक्स 9 बिलियन $9 ओके. तो 9 बिलियन $9 लगते, तब जाके हम पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर सकते थे. एंड इट वाज सो कॉस्टली एंड एज वेल एज टीडियस, ओके, एट द सेम टाइम. सो फिर भी इस टास्क को किसी तरह कंप्लीट किया गया काफ़ी टाइम लेके. वहाँ पे इतने बड़े जीनोम को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई भी मेथड नहीं था कि हम उसको कहाँ पे स्टोर कर सकें. तो उसके लिए फिर सोचा गया कि कुछ तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जहाँ पे इतने बड़े इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके. क्योंकि अगर बोला गया कि इस इंफॉर्मेशन को अगर हम बुक्स में स्टोर करेंगे तो वी वुड रिक्वायर 3300 सच बुक्स एंड ईच बुक 3300 books and each book would contain 1000 pages and each page would be having 1000 codon. Okay, then and then only हम वहाँ पे उस पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे. सो दैट वाज नॉट पॉसिबल. तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा टेक्निकल मेथड चाहिए था जहाँ पे हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकें, जो हमारा स्पेस भी कम ले, एंड हम जब भी उसको अगर कभी रिट्रीव करना चाहें उस डेटा को, तो वो हमें इजीली मिल जाए. तो इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का फिर वहाँ पे उनके बारे में सोचा गया कि उन सॉफ्टवेयर्स का वहाँ पे काम में लाया जाए, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाएँ. ठीक है. तो अब पूरे जीनोम में इससे कुछ चीज़ें पता चली कि जो पूरा जीनोम है वो पूरा जीनोम प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता. सिर्फ कुछ ही सीक्वेंसेस हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. एंड ये देखा गया कि ओनली 2% ऑफ द जीनोम इज कोडिंग, रेस्ट ऑफ द जीनोम इज नॉन कोडिंग. लाइक 98% ऑफ द डीएनए इज टू बी कॉल्ड एज जंक. यानी कि वो डीएनए कुछ भी नहीं करता या वो कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर रहा है. जो भी सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं वो ओनली 2% ऑफ द जीनोम है. ठीक है. तो वहाँ पे फिर लेट्स सपोज ये सीक्वेंस है जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, ये सीक्वेंस है जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है. तो इनको टैग किया गया. कैसे? इनको क्या डेजिग्नेशन दिया गया? इनको ESTs बोला गया, लाइक एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. ठीक है. और हर एक सीक्वेंस के साथ एनोटेट किया गया, लाइक सीक्वेंस एनोटेशन, कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कौन से प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उस सीक्वेंस के साथ उसका फंक्शन ये एनोटेट किया गया, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन. यानी कि पर्टिकुलर सीक्वेंस कौन सा प्रोटीन बनाएगा वहाँ पे उसको टैग किया जाए. अब पूरे ह्यूमन जीनोम को स्टोर करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए हम ऐसे बुक्स में या फाइल्स में तो स्टोर कर नहीं सकते. तो हमें उस पूरे जीनोम को क्लोन करना पड़ेगा या उसको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में डाल के स्टोर करना पड़ेगा जिसको हम हैंडल कर सकें. तो वहाँ पे दो टाइप के हमारे पास दो तरीके थे हमारे पास, बैक एंड यैक, जिनका यूज़ किया गया, लाइक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. इनके जीन्स में या इनके जीनोम में हमारे डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस को इंटीग्रेट करके वहाँ पे स्टोर किया गया और फिर वहाँ से जीन लाइब्रेरीज़ का फॉर्मेशन किया गया. ठीक है. जहाँ से हम अपने बाद में जब ज़रूरत पड़े तो हम उस रिक्वायर्ड डेटा को रिट्रीव कर पाएँ. ओके. फिर हमारे जब जीनोम के बारे में पता चला, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम का जो वो प्रोसेस, जो टेक्निक है, वो पता चली. तो पहले तो इस ह्यूमन जीनोम से हमें क्या क्या चीज़ें, इस पूरे HGP से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या पता चला वो देखते हैं. सो जो ऑब्जर्वेशंस किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से वो क्या क्या थे?
वो ये था कि जो ह्यूमन जीनोम है इट कंसिस्ट ऑफ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इतने न्यूक्लियोटाइड हमारे ह्यूमन जीनोम में मिलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो एवरेज जीन्स थे, कितने जीन्स मिलते हैं जीनोम में, वो थे अप्रॉक्स 30,000, जहाँ की हमने सोचा था कि अप्रॉक्स 80,000 या अप्रॉक्स वो होंगे आपके 1.5 लाख के। बट जितना एस्टिमेट किया गया था उससे बहुत ही कम जीन्स मिले एक्चुअल में, जो जीन्स कोड किए जा रहे थे बाय द जीनोम। तो फिर पता चला कि लेस देन 2% या 2% भी नहीं, लेस देन 2% जीनोम इज कोडिंग, रेस्ट ऑफ द जीनोम इज नॉन कोडिंग। या फिर वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं कि अगर कोई जीनोम है तो उस जीनोम में ये पार्ट है, ये पार्ट है जो कोड कर रहा है, ये पार्ट है जो कोड कर रहा है, बाकी ये जो ये रीजन है या ये रीजन है, ये सब जंक है, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। ये सब क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं। यानी कि लेट्स सपोज एक ATTGGC ये सीक्वेंस है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मिलते हैं जिनको हम सैटेलाइट DNA के नाम से फिर उनको वहाँ पे फिर उनको ये डेजिग्नेट कर दिया गया कि वो सैटेलाइट DNAs हैं। तो लेस देन 2% जो DNA है वो कोडिंग है। एंड ये बोला गया कि हर एक इंसान में, लाइक 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर 2 इंडिविजुअल्स की बात करें किसी स्पीशीज़ के, तो उनमें 99.9% जो जीन्स हैं, जो फ्रेमवर्क है जेनेटिक फ्रेमवर्क, वो सेम है। जस्ट 0.1% का डिफरेंस है जो हमें एक दूसरे से डिफरेंट करता है। और क्या बोला कि कई जगहों पे जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस थे RS सीक्वेंसेस, ये इनमें 2 ऑर्गेनिज्म में जब कंपेयर किया गया तो यहाँ पे सिर्फ शायद एक बेस का डिफरेंस था, कि यहाँ पे एक बेस थोड़ा डिफरेंट था और दूसरे में एक बेस डिफरेंट था, उसी से ही एक काफ़ी अलग चेंज आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही माइनर जो यहाँ पे डेविएशंस थी कुछ जीनोम्स में अगर कंपेयर किया जाए, जो कि वहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू देखी गई। और ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मैंने बताया, इसको बोलते हैं SNPs, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कि यहाँ पे 2 जीनोम में अगर जब हमने कंपैरिजन किया तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ही डिफरेंस मिला। एंड फिर इन्हीं सब इंफॉर्मेशंस के बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग पॉसिबल हुई। DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस क्या है, लेट्स सपोज कोई क्राइम सीन है जहाँ पे क्राइम सीन से हमें एक सैंपल मिला जिसको हमने नाम दे दिया C सैंपल। ठीक है, और जो सस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डाउट है वो है एक सस्पेक्ट A, एक है सस्पेक्ट B। तो ये जो जीनोम या ये जो सैंपल हमें ब्लड सैंपल या जो भी हेयर या नेल जो भी सैंपल मिला है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर DNA है जो इस C इंडिविजुअल का है। और ये जो DNA हम क्या करेंगे फिर A और B का भी, दोनों इंडिविजुअल्स का DNA उनसे लेंगे या सैंपल लेंगे और फिर उस सैंपल से DNA आइसोलेट करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे कि कितनी सिमिलैरिटी है उनके DNAs में। तो जिसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी दैट वुड बी फाउंड टू बी द कल्प्रिट। तो वहाँ पे प्रोसेस क्या है पूरा, कि पहले DNA को आइसोलेट किया जाएगा। पहला प्रोसेस है कि DNA का आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन मीन्स सेल के न्यूक्लियस में से DNA को निकाला जाएगा, उसको प्रॉपर इंटैक्ट DNA को निकाला जाएगा बिना उसको टूटने दिए या उसको बिना डैमेज किए उसको निकालना होगा। फिर दूसरा प्रोसेस होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसका डिग्रेडेशन, पूरे DNA को स्मॉल पीसेस में उसका डाइजेशन कहते हैं, जो कि इतने पूरे बड़े DNA को तो हम नहीं कंपेयर कर पाएंगे, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में करना होगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, उसको हम एक ब्लॉट पेपर पे, एक पेपर पे उनको फिक्स किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज की शीट्स होती हैं, उन पे उनको फिक्स किया जाता है। एंड देन उस DNA को भेज दिया जाता है फर्दर स्टडी के लिए, जहाँ पे उनको उनकी लेबलिंग की जाती है एक पर्टिकुलर प्रोब से। यहाँ पे उनकी टैगिंग की जाती है सो दैट वी कैन फाइंड आवर जो कंसर्न DNA है, वी कैन फाइंड द कंसर्न DNA। फिर यहाँ पे अभी बुक में एक एग्जांपल दिया है विद डायग्राम, जहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है कि जब DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो सीक्वेंसेस का कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। सो हियर इट हैज़ बीन शोन कि यहाँ पे ये जो जीन फ्रेमवर्क है, ये है जो हमारे पास वहाँ से क्राइम सीन से जो हमें सैंपल मिला था, तो ये वो वाला जीन जो फ्रेमवर्क है। बाकी ये 2 इंडिविजुअल सस्पेक्ट्स थे, ये उनका जेनेटिक फ्रेमवर्क है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इंडिविजुअल्स के जो सैंपल्स हैं, इन सैंपल्स को यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे इनको इस तरीके से लोड किया सैंपल्स को, और यहाँ पे हमने C सैंपल को लोड किया। तो
इसके जो भी बैंड्स हमें दिखाई दिए, डीएनए अलग अलग, हमने उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए थे, तो हर फ्रैगमेंट अलग अलग बैंड अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं कि सबसे बड़ा साइज़ ऊपर और सबसे छोटा साइज़ ट्रैवल करके नीचे तक जाता है। तो इस तरीके से ये बैंड्स होंगे और इन्हीं बैंड से हम कंपेयर करेंगे कि किसकी सिमिलैरिटी ज़्यादा है, ए की या बी की। तो इट्स टोटली क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सी के साथ है बी की सिमिलैरिटी मैक्सिमम है। तो इस तरीके से हम इनके सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, और यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं अपने कंसर्न डीएनएज की, जो हमारे ये हमने जो सैंपल लिए थे अपने क्राइम सीन से, या इनको हमने लेबल कर दिया ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे जो यहाँ पे लोडेड डीएनए थे ये वाले, ये कौन से हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंट इनके साइजेस, जो अलग अलग बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये इनके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज होते हैं। ओके, सो हियर completing this chapter, and thank you guys for watching my video, and if you like my video, please subscribe my channel and like, share, and please don't forget to hit the bell icon for the notification of the upcoming videos as well. Okay, thank you, have a nice day.